नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार की रात दो बाइकों से पहुंचे 4 बदमाशों ने गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव में निवर्तमान प्रधान अर्चना राय के पति को गोलियों से भून डाला। उन्हें परिजन आनंद फानन में वाराणसी लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बदमाशों ने गांव के बाहर ही सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया गया है। गोली मारे जाने की घटना के बाद से गांव में तनाव व्याप्त हो गया। अमौड़ा गांव निवासी 35 वर्षीय मनीष राय पुत्र सुरेंद्र राय की पत्नी अर्चना राय गांव की निवर्तमान प्रधान है। मनीष रात में करीब 8 बजे गांव के मुख्य रोड पर स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के निकट 2 सिपाहियों से बातचीत कर रहे थे। वे सिपाहियों के जाने के बाद अंडा की दुकान पर बैठकर अंडा खाने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि उसी दौरान 2 बाइक से 4 सशस्त्र बदमाश अचानक धमक पड़े। मनीष कुछ समझ पाते उससे पूर्व ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई गोलियां लगने से लहूलुहान मनीष गिर पड़े। बदमाशों के भागने के बाद उन्हें ग्रामीणों की मदद से निकट के एक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मनीष के चाचा उमाशंकर राय की भी 1.5 वर्ष पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस केस में मनीष ही मुख्य पैरवीकार थे। परिजनों का यह भी कहना है कि प्रधानी के चुनाव को लेकर भी उनकी रंजिश चल रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार शाम को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव में मनीष राय जब खेत की तरफ आए थे, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में परिजनों द्वारा 9 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया कि 1.5 वर्ष पहले इनके चाचा की भी हत्या की गई थी, जिसमें 2 लोग जेल में हैं। नामजद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही सभी को गिरफ्तार करने का एसपी ने दावा किया। शाम को अमौरा गांव जो कि थाना गंभीरपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसमें मनीष राय नामक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। जब वो गांव के बाहर आए थे अपने खेत की तरफ, तब उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा 9 लोगों के नामजद मुकदमा कराया गया है, जिसमें से 2 लोग जेल में हैं और उन्हें 120B के तहत रखा गया है। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले उनके चाचा की हत्या हुई थी और जिसमें सभी गवाही पूर्ण हो चुकी है और 313 की कार्रवाई चल रही है। तो ये पुलिस द्वारा जो नामजद अभियुक्त हैं उनके यहाँ गिरफ्तारी के लिए जो कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आजमगढ़ में आयोजित न्याय पंचायत गठन समारोह में पहुंचे लल्लू ने आरोप लगाया कि यूपी में अपहरण उद्योग बन गया है। हर दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। साथ ही दावा किया कि यूपी की योगी सरकार ने 56 लाख के सापेक्ष मात्र 3 लाख लोगों को रोजगार दिया है। यही नहीं, उन्होंने बुनकरों के बिजली बिल को लेकर भी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आजमगढ़ में निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिरवा में आयोजित न्याय पंचायत गठन समारोह में पहुंचे अजय कुमार लल्लू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में तानाशाह की तरह सरकार चल रही है। आज हत्या, लूट, डकैती यूपी की पहचान बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हत्या, लूट, बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटना सामने न आती हो। प्रदेश की जनता जंगल राज से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज यूपी का किसान, नौजवान सब परेशान है। प्रदेश में जितनी भी भर्ती निकल रही है वह या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है अथवा कोर्ट के हवाले है। रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली योगी सरकार ने 56 लाख के सापेक्ष मात्र 3 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इस सरकार ने बुनकरों के साथ भी धोखा किया है। कांग्रेस सरकार ने बुनकरों के लिए 75 रुपए मासिक पर बिजली उपलब्ध कराई थी, लेकिन इस सरकार ने बिजली बिल बढ़ाकर बुनकरों का उत्पीड़न किया है। यही नहीं, सुलह समझौते के नाम पर लगातार उन्हें धोखा दे रही है। आज यूपी का बुनकर तारीख पर तारीख लेकर घूम रहा है। यहाँ तक कि यह सरकार
शमशान के निर्माण में भी दलाली कर रही है, जिसके फलस्वरूप गंभीर हादसा हुआ। पार्टियां न्याय पंचायत और ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया को अपनाने का काम कर रही है। हमें बताते हुए खुशी हो रहा है कि 3 तारीख से जो हमारा अभियान चल रहा है और 25 तारीख तक हमें 8000 न्याय पंचायतों का गठन करना है। अभी तक हम लोगों ने 5237 न्याय पंचायतों का गठन कर लिया है और उम्मीद है हम 8137 ग्राम न्याय पंचायतों का गठन कर लेंगे। फरवरी के अंत तक सभा के लगभग 60,000 ग्राम सभा की इकाइयों का गठन की प्रक्रिया को भी पूरा कर लेंगे। ओम प्रकाश और ओवैसी भी गठबंधन करके लड़ना है कि आपकी भी पार्टी गठबंधन? कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी। नौजवानों के रोजगार को लेकर, किसानों की आवाज को लेकर, शोषित वंचित दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों से गठबंधन करेगी, गरीब से गठबंधन करेगी, आम आदमी से गठबंधन करेगी। उत्तर प्रदेश के उन तमाम समस्याओं से गठबंधन करके उसी से रास्ता लेते हुए मुद्दों के आधार पर 2022 में सरकार किसान आंदोलन पे सर आपकी पार्टी विरोध करे। यूपीए 2 की सरकार में 2012 में यही बिल कांग्रेस की सरकार लाई थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बिल लेकर आई तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आपने देखा है वो जो हम मैनिफेस्टो में लेकर आए थे यूपीए 2 में नहीं आया था। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। एंगल गड़बड़ा देगा ना। और मैं दावा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, संतरी, देश के मंत्री, गृह मंत्री अब तक तो आज तक समझा नहीं पाए किसानों को इस बिल का फायदा क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करता हूं, वो मेरे सामने बैठकर और इस बिल के फायदे बता दे और मैं विफलता बताता हूं कि किस तरह यह जो बिल है वो पूरी तरह किसान विरोधी है। और जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में लाया था उसमें कहीं भी इन तीनों बिल का जिक्र नहीं था। अधिक है वह बुनकर पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक का, जिसको सरकार ने पिछले समय यूपीए की सरकार ने 75 रुपए पर फ्लैट रेट बिजली दी थी। आज उसका आलम ये है कि उनके फ्लैट रेट के बिजली को समाप्त करके उन तमाम बुनकरों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। बैठके की केवल तारीख पर तारीख दे रही है, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रही है। बुनकर भी आंदोलित है। हमने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। मजबूती से बुनकरों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। नासा की सरकार है। लूट, हत्या, डकैती और अपराध इस उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। अपहरण उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हत्या न होती हो, बेटियां के ऊपर अत्याचार न होते हो, दुराचार की घटनाएं न आती हो। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। नौजवान बेरोजगार है। जितनी भर्तियां निकल रही हैं सब या तो भ्रष्टाचार के भेंट है, नहीं तो कोर्ट के हवाले है। 56 लाख के सापेक्ष मात्र 3 लाख रोजगार ये सरकार दे पाई है। शांति सुदामा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समेत विभिन्न संस्थाओं के चेयरमैन व उद्योगपति दीपक राय ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में अपनी ओर से 15,11,111 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने यह राशि लालगंज जिले के आरएसएस के प्रचारक बैरिस्टर जी को सौंपी। श्री राय ने कहा कि अपने माता पिता के निर्देश तथा अपने अभिभावक लालगंज के भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय के मार्गदर्शन में उन्होंने मंदिर के लिए अपना यह सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए उनका योगदान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने समाज के हर तबके से अपील की है कि सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के लिए अपने स्तर से अपना योगदान करें, ताकि अयोध्या में दुनिया का सबसे भव्य धार्मिक स्थल बन सके। इस अवसर पर श्री राय के पिता सचिदानंद राय, राकेश दुबे, जितेंद्र बहादुर सिंह प्रधान, बाल मुकुंद राय, सूरज प्रकाश राय, सत्यम राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, सर्वप्रथम मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये हमारे जीवन का मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई दिन आएगा, बेहतर पल आएगा कि भगवान राम के द्वारा जो दी गई हमको व्यवस्थाएं थी उसी में से कुछ अंश निकाल के हमने उनके चरणों में समर्पित किया है। और ये धनराशि मेरे परिवार द्वारा मेरे अकाउंट से 15,11,111 रुपये की धनराशि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए हमारे परिवार द्वारा मेरे अकाउंट से वो कटेगी। इस संबंध में हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन, भारतीय जनता पार्टी के
जिलाध्यक्ष लालगंज श्री ऋषिकांत राय जी ने कई बार मुझे प्रेरित भी किया था, ये भाव मेरे मन में था। उसके बाद आज जो लालगंज और आजमगढ़ के जो जिला प्रचारक हैं हमारे श्री श्रद्धेय बैरिस्टर जी भाई साहब राष्ट्रीय स्वयं सेवक के, उनके वो और राकेश दुबे जी जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं राम मंदिर निर्माण समिति के, उनके हाथों में हमने जो है चेक 15,11,111 रुपये का दिया है। और उनसे हमने ये भी आग्रह किया है कि फ्यूचर में जहाँ लगता है मेरी ज़रूरत ऐसे धार्मिक कार्यों में, आयोजनों में, और ख़ास तौर से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए, तो मेरी पूरी निष्ठा के साथ मैं तन मन धन के साथ वहाँ समर्पित रहूँगा, खड़ा रहूँगा। हिंदू भाइयों से किस तरीके की अपील करना चाहेंगे मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए? मैं तो हिंदू भाइयों के साथ साथ सभी भाइयों के, सभी धर्म के भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, ये सबकी चीज़ें होती हैं और सब लोग उसमें मदद करें। और जो भी मदद करेगा, मुझे लगता है कि वो मंदिर के लिए नहीं मदद कर रहा है, न तो किसी के लिए मदद कर रहा है, वो खुद की अपनी आत्मा के लिए वो मदद कर रहा है। क्योंकि ईश्वर ने ही सब दिया है व्यक्ति को, और ईश्वर द्वारा दिया हुआ छोटा सा अगर भाग हमारे देने से हमारी आत्मा को तसल्ली होती है, हमको संतुष्टि मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे ज़्यादा सुकून और खुशी का कोई पल या विचार हो सकता है। शासन की मंशा के अनुरूप मंगलवार को तहसील सदर में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान सदर तहसील में कुल 157 मामले आए, जिनमें से 17 मामलों का मौके पर निस्तारण हुआ। शेष 140 मामलों को समय सीमा के अंदर निस्तारित करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में सर्वाधिक 131 मामले राजस्व से, 15 पुलिस विभाग से संबंधित रहे। उकड़ौड़ा के बेचन यादव के प्रार्थना पत्र पर सरकारी भूमि पर से कब्जा हटवाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों की बाबत जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। बीएलओ के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। दावे आपत्ति प्राप्त करने का एक समय होता है, उसी के तहत जो दावे आपत्ति प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उसको रखा जाता है कि किसी का नाम अगर गलत कट जाता है या फिर गलत चढ़ जाता है या चढ़ने से रह जाता है, तो उस चीज़ को दावे आपत्ति प्राप्त करके उसका निस्तारण किया जाता है। तो अगर कोई ऐसे दावे आपत्ति आ रहे हैं तो तहसील उसका निस्तारण करेगी, और अगर कोई बीएलओ दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, IGRS में हमारे जनपद में आज की तारीख में डिफॉल्टर संदर्भ, खासतौर से इस तहसील में अभी मैं रजिस्टर देख के आया हूँ, कोई भी संदर्भ ऐसा नहीं है जो कि पेंडिंग पड़ा हो समय सीमा के ऊपर। तो समय समय पर निस्तारण होता रहता है और टाइमली निस्तारण। उसमें जैसे मार्केट के मामले हैं तो उनको जमीन का मामला दिखा के निस्तारण कर दिया जाएगा, इस तरह के कुछ मामले आ रहे हैं। कोई ऐसा प्रकरण आएगा तो कार्रवाई होगी, संज्ञान में कोई आएगा तो अभी अगर आपके संज्ञान में तो आप जरूर हमें बताएं तो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग स्थित सभा कक्ष से माध्यमिक विद्यालयों में 436 नवनियुक्त प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों का ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री द्वारा मैनपुरी, वाराणसी, अयोध्या आदि अन्य जनपदों के नवनियुक्त प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों से बातचीत की गई और उनके परिवारों को बधाई दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है। उन्होंने नवनियुक्त प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों से कहा कि सीखने की कोई सीमा नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र विशाल है। अपने अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ देश विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी रखें। इसी क्रम में NIC आजमगढ़ के सभागार में जनपद आजमगढ़ में नवनियुक्त 15 प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों को विधायक फूलपुर पवई अरुणकांत यादव व जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उक्त 15 नवनियुक्त प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों से कहा कि अपना 100% योगदान दें और अध्यापन का कार्य पूरे मनोयोग से करें एवं छात्रों का बहुमुखी विकास करें। स्वच्छ भारत मिशन व राज्य वित्त योजना अंतर्गत तहसील सदर में सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हुआ है। मंगलवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सामुदायिक शौचालय को लोकार्पित किया।
फरियादियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया गया यह शौचालय लगभग 7 लाख की लागत से नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाया गया है। सामुदायिक शौचालय के लोकार्पण के उपरांत जिलाधिकारी ने तहसील सदर में संपर्क केंद्र का भी उद्घाटन किया। सिंगल विंडो पर आधारित इस संपर्क केंद्र का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस संपर्क केंद्र पर आकर आय, जाति, निवास, हैसियत, वारिस, वरासत, राशन कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं, विधवा, दिव्यांग पेंशन से संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। सदर तहसील में एसडीएम साहब द्वारा और तहसीलदार साहब द्वारा एक नवीन प्रयास किया गया है कि एक एकल संपर्क केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे कि जो समस्याएं हैं, रूटीन की समस्याएं हैं, जिनके लिए अभी जो आवेदक थे इधर उधर भटकते रहते थे, भटके ना, यहीं पे पूर्ति विभाग के लोग बारी बारी से बैठते हैं और बाकी डेली जो तहसील के कर्मचारी हैं वो लोग भी बैठते हैं। तो जो समस्याएं हैं तुरंत त्वरित वाली है, तुरंत उनको त्वरित करके उनको सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिया जाता है। और राशन कार्ड की जैसे शिकायतें आई, अगर राशन कार्ड में किसी का नाम चढ़ना है, बढ़ना है, तो वो चीज़ें भी यहाँ निस्तारण होती है। अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया एक सर्विस देने के लिए, तो प्रशंसनीय है। उसके साथ ही एक सदर तहसील में एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जो कि नगर पालिका द्वारा उसको बनाया गया है, तो उसकी 7 लाख के आसपास की लागत, तो एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बना है। तो उसको सुचारू रूप से उसको ढंग से चलाएं, बहुत ही अच्छा बना है जो कार्रवाई उसमें लोगों के लिए सहूलियत होगी बहुत ज़्यादा। सर, वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।